मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका में स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जब हम जानते हैं कि हर राजनीतिक व्यवस्था में स्थायी लोक सेवक का होना अनिवार्य है और अपरिहार्य भी है, यानी सिविल सर्वेंट्स का होना हर पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अनिवार्य है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्थायी सिविल सर्वेंट्स होते हैं। अमेरिका के जो विभाग हैं उनके स्थायी अध्यक्षों को प्रशासनिक कुशलता केवल सचिवों या मंत्रियों के लिए नहीं है, अपितु राष्ट्रपति के लिए भी वह अत्यंत लाभ की वस्तु है। यानी कि ये जो सिविल सर्वेंट्स है वो मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति दोनों के लिए ही कारगर और लाभकर है। कांग्रेस अपने कानून से विभागों की रचना करती है और स्टाफ के बारे में कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति उनके अध्यक्ष स्टाफ की नियुक्ति करता है, जिन्हें बाद में सीनेट का अनुमोदन मिल जाए। यानी कि डिपार्टमेंट्स का जो रचना करती है और स्टाफ का बारे में जो प्रावधान करती है वो कांग्रेस करती है। राष्ट्रपति उसके हर विभाग के अध्यक्ष और उसके स्टाफ की नियुक्ति करेगा और बाद में सीनेट उस नियुक्ति को अप्रूवल देती है। तो ये जो सिस्टम है वो एक प्रकार से भाई भतीजा और पक्षपात वाला सिस्टम है, जिसको अमेरिका में लूट प्रणाली कहते हैं। इसी लूट प्रणाली का परिणाम ये हुआ कि 1881 में राष्ट्रपति गॉडफील्ड की हत्या भी लूट प्रणाली का ही परिणाम माना जाता है। उनकी हत्या के बाद में इस प्रणाली से छुटकारा पाने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने पेंडलेटन एक्ट बनाया, जिसके तहत 1883 में अमेरिका में सिविल सेवा आयोग बना और ये सिविल सेवा आयोग अमेरिका में सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट का कार्य करता है। आयोग में 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इस नियुक्ति को सीनेट अप्रूवल करती है। और ये जो सदस्य हैं सिविल सेवा आयोग के, वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में लूट व्यवस्था के स्थान पर पात्रता यानी डेजर्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर लोक सेवक के चयन की व्यवस्था शुरू हुई। अमेरिका में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव है। एक है ऊपरी परत, जिसे अस्थायी या राजनीतिक एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति और उसके मंत्रीगण होते हैं। दूसरी परत है वो निचली परत है, जिसमें स्थायी सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो राजनीति से दूर रहते हैं और अपने विभागाध्यक्षों के आदेशानुसार कार्य करते हैं। सामान्यतः जाता है कि राष्ट्रपति और मंत्रीगण नौसंख्यीय अनाड़ी माने जाते हैं और ये सिविल सर्वेंट्स अपनी कुशलता, अपनी योग्यता और अपने अनुभव के बल पर राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों का सहयोग करते हैं और ये राष्ट्रपति और मंत्री इन सिविल सर्वेंट्स के सहयोग पर निर्भर करते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी में बदल जाती है, यानी जनशाही नौकरशाही का रूप धारण कर लेती है। ब्यूरोक्रेट्स सिस्टम पर हेवी हो जाते हैं। अमेरिका में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके 4 लेवल है, नौकरशाही के 4 स्तर हैं। पहले हैं डिपार्टमेंट्स, विभाग। अमेरिका में 12 विभाग है, जैसे विदेश विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग। इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इनके अंदर अपने ब्यूरोक्रेट्स और स्टाफ होता है। स्वतंत्र नियामक आयोग IRC, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं, जो 9 हैं अमेरिका में। इसी प्रकार इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट बॉडीज होती है, वो भी 9 है। इसी प्रकार पब्लिक कॉर्पोरेशंस है, वो 3 है। ये तो 4 सिस्टम अमेरिका का है जहां सिविल सर्वेंट्स अमेरिका के कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका की में जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो इसमें 3 वाक्य मुख्य हैं। एक ब्यूरोक्रेसी और राष्ट्रपति कि ब्यूरोक्रेसी राष्ट्रपति को किस प्रकार हेल्प करती है, किस प्रकार कार्य व्हाइट हाउस या राष्ट्रपति भवन में करती है। राष्ट्रपति के पास नौकरशाही का अपना एक विशाल सिस्टम होता है जो उसके कार्यों के संपादन करने में विश्वसनीय और विशेषतापूर्ण परामर्श देते हैं। कि राष्ट्रपति को हर मामले के अंदर वो
एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि किस मामले में क्या किया जाना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट कराने में भी राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। दूसरा है कांग्रेस और नौकरशाही। हम जानते हैं कि कांग्रेस विभागों की रचना करती है और उनके बजट का आवंटन करती है। अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सिविल सर्वेंट्स हैं वो सीनेटर्स से बहुत अच्छे संबंध रखते हैं ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सके। इसको प्रशासनिक लॉबिंग भी कहते हैं। प्रशासनिक लॉबिंग यानी कि ब्यूरोक्रेट्स है ना, बाय हुक एंड क्रुक सीनेटर्स को प्रभावित कराकर अपने पक्ष के अंदर अपने हित में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करवाते हैं। अगली जो चीज है वो है नौकरशाही एवं हितबद्ध समूह यानी ब्यूरोक्रेसी एंड इंटरेस्ट ग्रुप। हम जानते हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि अमेरिका एक बहुलवादी समाज है जिसमें अनेक प्रकार के हित समूह होते हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इन समूह के नेता उच्च अधिकारियों यानी टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ अपने अच्छे और गुप्त संबंध रखते हैं और इन ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसमें ये ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से राष्ट्रपति और मंत्रियों से अपने वो कार्य करवाते हैं जो उनके हितकर हो। इसका सजीव उदाहरण अमेरिका में इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है यानी अमेरिका के अंदर जो हथियारों का जो धंधा है वो मिलिट्री के सहयोग से चलता है। ये बहुत बड़ा अमेरिका में एक इंडस्ट्री है जो मिलिट्री के सहयोग से काम करती है। इस प्रकार हम देखें तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नौकरशाही अभिशाप है जो लोकतंत्र का हनन करती है, परंतु हम साथ ये भी जानते हैं कि बिना नौकरशाही के लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना काम नहीं कर सकती यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था चल नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं कि नौकरशाही का चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे मोनार्किकल हो, चाहे डिक्टेटरशिप का हो या कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में नौकरशाही का होना अपरिहार्य अति आवश्यक